दिल्ली के जंतर मंतर नई दिल्ली के जंतर मंतर भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, जनसभा की जा रही है। तो हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता से और क्या कुछ मांगे भी हैं इनकी। तो हमारे साथ जो है ईश्वर चंद जी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज क्यों हो रहा है ये प्रोग्राम? मेरा नाम ईश्वर चंद और मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जंतर मंतर पर हमारी जनसभा है। हम इस देश को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर मानवता हो और इस देश के नागरिकों में खुशहाली हो। अगर आजादी के 75 साल बाद हम अपने नागरिकों में खुशहाली नहीं ला पाए तो आजादी का क्या मतलब है? खुशहाली मानवता के बिना नहीं आ सकती, मानवता भाईचारा के बिना नहीं आ सकता और भाईचारा बराबरी के बिना नहीं आ सकता। इसलिए इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी स्थापित होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक बराबरी हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भी आवश्यक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को समर्पित करने के बाद 25 नवंबर 1949 को कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर है, इसे जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए, अन्यथा इस देश का प्रजातंत्र लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस समय बोला, आज वो इस देश के अंदर देखा जा रहा है कि इस देश की जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। अब इस देश के अंदर गैर बराबरी दूर करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कदम नहीं उठाया। हमने इसके ऊपर गहन चिंतन किया और हम इस देश के अंदर कुछ मुद्दे लेकर आए। अगर वो मुद्दे इस देश के अंदर लागू किए जाए तो इस देश के अंदर बराबरी आ सकती है। सबसे पहले इस देश के अंदर शिक्षा, देश के हर बच्चे को, वो किसी भी जात धर्म क्षेत्र का हो, 4 साल से 18 साल तक सरकार की तरफ से फ्री कंपल्सरी यूनिफॉर्म अंडर वन रूफ एजुकेशन, यानी कि निःशुल्क अनिवार्य एक समान और पोस्टल शिक्षा हर बच्चे को मिलना चाहिए। बच्चा आईएएस का हो, आईपीएस का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, बेरोजगार का हो, मजदूर का हो, उसको एक साथ शिक्षा लेना पड़ेगा अगर हम अपने देश के अंदर मानवता स्थापित करना चाहते हैं। 18 साल तक अगर ये बच्चे एक साथ रहेंगे तभी इस देश के अंदर से जातिवाद समाप्त होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा, हमें भारत को कास्टलेस सोसाइटी बनाना है। आपको लगता है अभी तक जाति जो वाद है वो कभी खत्म नहीं हुआ है? कुछ लोगों का तो कहना है कि अब जातियां हैं ही कहाँ। जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर है। जब इस देश के अंदर राष्ट्रपति को मंदिर के अंदर ही प्रवेश नहीं किया जाता, इससे बड़ा जातिवाद क्या हो सकता है? आज भी मटका छूने पे जो है मार दिया, मटका छूने के ऊपर मार दिया जाता है, रखने के ऊपर मार दिया, मूछ रखने के ऊपर मार जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता। करेक्ट। तो ये सारे जो सिम्टम है कि जातिवाद घटने की बजाय बढ़ गया है और इस जातिवाद को अगर समाप्त करना है। लेकिन कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं अब तो। अंतरजातीय विवाह ये एक इक्का दुक्का है, ये कॉमन नहीं है। लेकिन अगर जातिवाद समाप्त करना है तो हमें सारा देश का बच्चों को एक साथ लाना पड़ेगा। ये हम पहला आयाम है। और 18 साल के बाद अगर बच्चा इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ करने जाता है और वो अपने कंपटीशन से जाता है, उसको भी शिक्षा सरकार की तरफ से फ्री देनी पड़ेगी। एक ये हमारा पहला आयाम है। दूसरा आयाम, इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा देश के हर नागरिक को एक समान रूप से मिलनी चाहिए, जो चाहे लेबर हो या कोई इंजीनियर हो, क्योंकि सभी का इम्पोर्टेंस है।
और ये सरकार की तरफ से फ्री होनी चाहिए। तीसरा इस देश का जो निजीकरण हुआ है, इस देश के अंदर जो निजीकरण हुआ है, यहाँ सभी जो नवयुवकों के जो जॉब चले गए हैं और बेरोजगार लोग हो गए। सभी लोग बात कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन उसके कारण पर कोई नहीं जा रहा। इसलिए इस देश के अंदर जो निजीकरण हुआ है उसके अगेंस्ट में हम कह रहे हैं कि इस देश के जितने कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, उत्पादन के साधन और मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम, आमदनी के साधन, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि जब कल कारखाने, उद्योग धंधे का निजीकरण होता है तो वहां से अडानी, अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और जब मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रमों के अंदर पैसा एक जगह इकट्ठा होता है तो वहां पर राम रहीम और आसाराम बापू पैदा होते हैं। इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण, उसका वहां भी उस धन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम इस देश के अंदर कह रहे हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ सब कुछ मिलना जुलना, यारी दोस्ती, घरेलू संबंध, शादी विवाह सब जाति आधारित है। इसलिए इस देश के अंदर अगर सुशासन लाना है, अभी किसी के ऊपर कोई रहम नहीं है, अगर इस देश के अंदर सुशासन लाना है तो इस देश के जाति आधारित जितने भी वर्ग हैं, दलित, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक, इनकी जनसंख्या के अनुपात में हर विभाग में ऊपर से नीचे तक भागीदारी होनी चाहिए। जिस दिन ये भागीदारी हो जाएगी, कोर्ट हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब जिस दिन ये भागीदारी हो जाएगी उसी दिन इस देश के अंदर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये 4 आयाम अगर इस देश के अंदर लागू हो जाए तो इस देश में बराबरी आ सकती है। जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। जाति गणना जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं जी। क्योंकि जाति गणना, जनगणना तब तक जब नहीं होगी तो उसके बिना जो क्या कंडीशन है किस जाति की, वो एक्चुअल में जो सामने नहीं आएगी। जो भयानक स्थिति है वो सामने नहीं आएगी। इसलिए जाति गणना अनिवार्य है। 33% आरक्षण जो दिया गया है महिलाओं को, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे सर? देखिए, देश के अंदर जो समस्या है वो समस्या जात है, और वो जात महिलाओं के अंदर भी है। महिला जो दलित पिछड़ा जाति की महिलाएं हैं वो डबल मार झेलती हैं। वो पहले तो जातिवाद की शिकार हैं और एज ए महिला वो उसकी भी शिकार है। इसलिए जो 33% आरक्षण दिया है, या दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के अंदर आरक्षण दिया है, उसमें जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसकी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। हम इसकी ये बात करें तभी वो न्याय होगा, नहीं तो न्याय, महिलाओं को न्याय नहीं होगा। वो लेटर एंट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? लेटर एंट्री संविधान विरोधी है। यूपीएससी की जो परीक्षा, वो जो हमारे संविधान ने यूपीएससी एक संस्था को बनाया है, उस संस्था के माध्यम से ही इस देश के अंदर जो नियम अनुसार एंट्री होनी चाहिए, नियुक्तियां होनी चाहिए। जो लेटरल एंट्री वो संविधान विरोधी नहीं होना चाहिए। और जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से ईवीएम है और लगातार मांग उठती है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? ये जो ईवीएम का मसला है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ एक आध पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर इसको चर्चा में ले रही है कि ईवीएम समाप्त होनी चाहिए। हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ईवीएम से जो वीवीपैट उसके साथ लगा है, उस वीवीपैट की जितने भी पर्चियां हैं वो सारी पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए। और हम इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर उस काउंटिंग में 3, 4, 5 दिन लग जाए, उसमें हफ्ता लग जाए। वो काउंटिंग पूरी होने के बाद ही वो जो चुनाव का परिणाम घोषित होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी क्या दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? हाँ, हम दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम 70 की 70 सीटों पे नहीं, हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अभी 70 की 70 सीटों पे हम नहीं जाएंगे,
लिमिटेड सीटों पे हम जाएंगे। ठीक है, लास्ट में कुछ देशवासियों से कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें विरासत में दिया है। अगर लोकतंत्र ना होता तो इस देश में राजतंत्र होता, राजतंत्र ना होता तो यहाँ डिक्टेटरशिप होती, और इन सब से अदर देन लोकतंत्र इंसान के गुणों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र दुनिया में इंसान की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमें विरासत में मिला है। इसे जिंदा रखने का भी हमारा जिम्मा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए 3 लोगों का बड़ा जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वोटर्स। लोकतंत्र में हम जो सरकार का चुनाव करते हैं, वो सरकार अलग अलग पार्टी जो वादे लेकर आती हैं, उन वादे जो जनता को पसंद आ जाते हैं उसके ऊपर जनता वोट देती है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करती है, उसके खिलाफ जाती है, तो ये हमारा वोटर्स का जिम्मा है कि अगली बार अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उनके पास आती है तो उसको नकारे, उसको वोट ना दे। नहीं तो ये धोखा देने वालों की लंबी लिस्ट बन जाएगी। कोई बोलेगा कि मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा और जीतने के बाद वो बोलेगा कि हमने तो आपके साथ जुमला किया, मजाक किया। अरे, आपने मजाक करके, जुमला करके राज ले लिया। कहां गया इलेक्शन कमीशन? क्या दंडित किया इलेक्शन कमीशन ने? और कोई यहां पर 10 साल पहले आएगा, मैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल चले जाते हैं। तो इस तरह के धोखा देने वालों को, वोटर्स को, जनता को नकारना चाहिए, तभी हम लोकतंत्र को जिंदा करते हैं। नहीं तो धोखा देने वालों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। यही मैं अपने जनता से और अपने नागरिकों से बोलना चाहता हूँ। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी बोलना चाहती। थैंक यू, जय भीम। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।